हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है बायोविक क्लास में। तो आज हम करेंगे चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये क्लास 11 का बायो का चैप्टर है और आप सबका बहुत ही स्वागत है। ये चैप्टर नीट, टीजीटी, टेट, एनडीए एंड अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको पता है कि रेस्पिरेशन की हेल्प से ही हर ऑर्गेनिज्म जो वो सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो हमें एनर्जी देता है। किस लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड टेक आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रेस्पिरेशन जो है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन break down the organic macromolecules to release energy, and released energy is used for absorption, movement, transportation, reproduction and breathing in our body। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? तो जो हमने खाना खाया होता है, अब जो फूड है ना, अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे फूड को तोड़ती है, यानी कि उसका करती है ऑक्सीडेशन। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है हमारे फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर जो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ सबस्ट्रेट का, और जिससे एनर्जी रिलीज़ हुई। और ये जो रिलीज़ एनर्जी है ना, इस एनर्जी को हम ट्रैप करेंगे टू सिंथेसाइज एटीपी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से बेटा जब ये रिएक्शन हुई, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन थी, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई, तो 686 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज़ होगी। अब इस एनर्जी को हम ट्रैप करेंगे और हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और एटीपी का फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलाइलेशन। तो जब एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो फॉस्फोरिलाइलेशन, जब एटीपी का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो तो वो होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चे, ये जो है ये एक ना सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरिलेशन की टाइप्स। फास्फोरिलेशन 3 टाइप की है। फोटोफॉस्फोरिलेशन, जब एटीपी का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? जब डायरेक्ट एटीपी बने तो सबस्ट्रेट लेवल, जब इनडायरेक्ट वे में एटीपी बने तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है ना। तो जब इनडायरेक्ट एटीपी बनता है NADH और FADH2 से, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, तो प्लांट भी तो ब्रीथ करते हैं, तो प्लांट जो है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? नहीं, प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट जो है वो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड लेंथी सेल्स जो है वो रेस्पायर ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है ना। और आपको पता, अच्छा हमने पढ़ा ना ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तो जहाँ पे मैंने बताया कि इनडायरेक्ट वे से एटीपी बनता है, तो वो कहाँ पे बनता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बनता है। यूकैरियोटिक के केस में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, और प्रोकैरियोटिक के केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है और मिसोसोम्स बनते हैं, तो वहाँ पे जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है प्रोकैरियोटिक में मिसोसोम्स में होता है। अब क्या रीज़न है कि मतलब कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अब्सेंट क्यों होते हैं? तो इसके क्या रीज़न है? तो क्योंकि बेटा प्लांट में ना इतनी ज़्यादा डिमांड ही नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऐसी डिमांड्स नहीं होती जैसे हमारे में डिमांड्स होती है ना, तो प्लांट में ऐसी डिमांड्स नहीं होती है। प्लांट में जो है रेस्पिरेशन जो है वो स्लो रेट में होता है। ठीक है ना। और हमारे में रेस्पिरेशन फास्ट रेट में होता है। प्लांट में लूज पैरेन्काइमा होते हैं, एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि फुलफिल करते हैं गैसेज एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को। प्लांट हमारी बॉडी के अंदर ना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जैसे ऑर्गन्स का, तो प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्टेंस फार नहीं होता है, और इसलिए डिफ्यूज़न ईजिली होती है। अब आ गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हमारा फूड है उसका होता है ऑक्सीडेशन, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हमारी बॉडी में तो हमारे फूड में 3 तरह के सबस्ट्रेट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेफर सोर्स है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट इज़ द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। Carbohydrate is the prefer and instant source of energy. Fat give maximum energy। ठीक है। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट
टू टाइप की होती है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट और फैट हो तो उसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो फ्लोटिंग इंक्लूजन है सेल की। और जब सबस्ट्रेट जो है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो प्रोटीन हो, मतलब जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रोटीन यूज़ होता है तो वो जो है प्रोटीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटोप्लाज्म का, इसलिए जो है ऐसी रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट और फैट, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में प्रोटीन का यूज़ होता है। अब बेटा यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन टू टाइप के, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। एरोबिक में जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन का फूड होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तो एनर्जी रिलीज़ होती है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। एनारोबिक में ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है फूड का, एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम बनती है और एफिशिएंसी भी कम होती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे जो यहाँ पे यूज़ होंगी। तो ये NAD क्या, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम है और इसका रिडक्शन होता है तो NADH बनता है, तो NADH रिड्यूस फॉर्म है NAD की। NADP क्या है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और इसका रिड्यूस फॉर्म है NADH, ठीक है। NADH रिड्यूस फॉर्म है NADP की। FAD फ्लेविन एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, और FAD की रिडक्शन से FADH2 बनता है, ठीक है, जो कि रिड्यूस फॉर्म है FAD का। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और इसकी रिड्यूस फॉर्म है FMNH2, तो FMNH2 जो है रिड्यूस फॉर्म है FMN। तो रिडॉक्स इक्विवेलेंट क्या होता है, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ H। तो H यहाँ पे H का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, ये देखो H में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और यहाँ बना H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन बना रहा है, तो इसको ही जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट। अब आगे है ग्लाइकोलाइसिस। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस दो ग्रीक वर्ड से बने हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो जब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ना, तो उसी को ही, जिससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एम्बडन मेयर ऑफ पार्नस ने की थी, इसलिए इसको EMF पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ओनली स्टेप है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में जो स्टेप होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इसमें जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट, अब देखो बेटा आपको पता है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सुक्रोज, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज बनता है और स्टार्च की फॉर्म में फूड ग्लूकोज जब फूड स्टोर होता है ना, तो फूड जो है प्लांट में स्टोर होता है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, स्टार्च जो वो स्टोर होता है, और जो सुक्रोज होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट हमने पढ़ा था सुक्रोज बनता है। सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि अब हम ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो बेटा ये ना, ये 10 स्टेप की एक रिएक्शन है। इसमें एक ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जिससे एक ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस तो 2 फेस में होती है, एक है एनर्जी कंज्यूमिंग फेस और दूसरा है एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेस। एनर्जी कंज्यूमिंग फेस जो है वो एक्टिवेशन फेस है, और एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेस जो है वो पे ऑफ फेस है। यानी कि ये देखो, अब हम करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस को पहले हम इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार इसका थोड़ा ओवरव्यू दूंगी। इसको डायग्रामेटिकली बताने से पहले मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी जिससे आपको ग्लाइकोलाइसिस इजी लगे। तो बेटा ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में
ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है। तो देखो बेटा, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होगा ना, तो यहाँ पे देखो एटीपी का ब्रेक डाउन हो रहा है। जब एटीपी का ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन, ठीक है ना। जब एटीपी का ब्रेक डाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन। और जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो देखते हैं, अब यहाँ पे एटीपी का ब्रेक डाउन हुआ तो यानी कि इसको ग्लूकोज को एक फास्फेट मिला, तो यहाँ पे बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट और इसको फास्फोरिलेशन बोलते हैं। और ये जो है, जब एटीपी का जब ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन होता है तो काइनेज इंजाइम की, जब एटीपी का चाहे ब्रेक डाउन हो चाहे फॉर्मेशन हो, काइनेज इंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अब जब ब्रेक डाउन होना तो आपने ना जो सबस्ट्रेट होता है ना वो काइनेज के आगे लिखना, और जब फॉर्मेशन हो ना तो आपने ना आपने प्रोडक्ट को काइनेज के आगे लिखना, याद रखना, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो हेक्सो मतलब 6 कार्बन वाला है ना, तो हेक्सो, और एटीपी का ब्रेक डाउन या फॉर्मेशन तो काइनेज, तो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट बना रहे हैं। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ना वो क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है। तो ये सेम ही है, तो इसलिए ये रिएक्शन जो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, नहीं सॉरी, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है ना। और ये होता है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, यानी कि यहाँ पे एक और फास्फोस ऐड हुआ, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, और यहाँ पे एटीपी का हुआ ब्रेकडाउन, तो एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ तो काइनेज एंजाइम, तो काइनेज एंजाइम के आगे क्या लगेगा, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट लगेगा। तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो एटीपी का ब्रेकडाउन है तो ये फास्फोरिलेशन। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो है वो क्या करेगा, वो फास्फोट्राइयोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये 6 कार्बन वाला बेटा कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है 3 कार्बन में टूटेगा, ठीक है। तो ये किससे, ये होगी देखो फास्फो। अब देखो, अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे बेटा एटीपी का ना फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो है, नहीं सॉरी बेटा, यहाँ पे जो है ये 3 कार्बन में टूटा, तो ये यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये रिवर्सिबल है तो आइसोमरेज, ठीक है ना। अब 3 कार्बन वाले कंपाउंड बन रहे हैं तो ट्राइयोज, और फास्फो, यहाँ पे फास्फो है तो फास्फो ट्राइयोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो है वो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट में टूटा। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है आपको पता है ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट है, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ये ट्राइयोज फास्फेट है, इसलिए हमने यहाँ पे फास्फोट्राइयोज लिखा, और ये आइसोमरेज की, तो फास्फोट्राइयोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड बने। अब आगे देखो, अब आगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट जो है इसका कुछ नहीं होगा, आगे हम जो है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो लेंगे, जिसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट भी बोलते हैं, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या बनेगा, यहाँ पे बेटा फास्फोस ऐड होगा, ठीक है। तो हमने H3PO4 को ऐड करवाया, तो जिससे यहाँ पे एक और फास्फोस ऐड हुआ, तो यहाँ पे बन गया 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब ये NAD ने इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ NAD में, तो जिससे हुआ रिडक्शन, तो यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन भी होगा। तो मैंने क्या बोला, और ये रिएक्शन बेटा देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हो रही है। तो डिहाइड्रोजिनेज यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल यानी कि ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन NAD में ऐड हुआ तो रिडक्शन हुई, जिससे
NaDH पॉजिटिव बना तो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बना 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो बेटा यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि NaDH और FADH से जब इनडायरेक्ट वे में ATP बने तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब ये 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये किस में चेंज होगा, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ATP का फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन हो तो काइनेज एंजाइम लगता है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट का लिखना है। तो देखो ये क्या बना है, फास्फोग्लिसरेट। तो फास्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ATP बन रहा है तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, अब याद रखना जब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन वाले, ये म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। ठीक है ना, तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो इनोलेज की प्रेजेंस में किस में चेंज होता है, पेप में। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोइनोल पाइरूवेट में चेंज होता है और इनोलेज की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है। ठीक है, फिर आगे है पेप जो है वो फास्फोइनोल पाइरूविक एसिड जो है वो पाइरूविक में चेंज होगा और यहाँ पे ATP बनेगा। तो ये ATP बनेगा तो काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट का यहाँ पाइरूवेट काइनेज की प्रेजेंस में ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ATP बन रहा है तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोटोफास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सॉरी बेटा, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना ग्लाइकोलाइसिस। तो बेटा आपको समझ आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे जो है 2 पाइरूविक एसिड बन रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने देखा 2 NaDH भी बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 आपने देखना बेटा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 पाइरूविक एसिड बनते हैं, 2 ही NaDH बनते हैं। यहाँ पे 2 लगा देना आपने, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे। ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 पाइरूविक एसिड बन रहे हैं, 2 NaDH बन रहे हैं और 4 ATP बन रहे हैं। यानी कि बेटा 4 ATP बने ना, उसमें से जो है 2 ATP खर्च हो रहे थे और 2 कंज्यूम और 2 जो है यूज़, 2 खर्च हो रहे थे और 2 बन रहे थे। तो यहाँ पे नेट ATP 2 बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेट गेन क्या हो, 2 पाइरूविक एसिड 2 NAD। देखो यहाँ पे ना 2 इसमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 पाइरूविक एसिड बने, 2 NaDH बने और 2 ही ATP बने। ठीक है ना, तो 2 पाइरूविक एसिड बने, 2 NaDH बने और 2 ATP, याद रखना बच्चे। ठीक है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 पाइरूविक एसिड बने, 2 NaDH बने और 2 ATP बने। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लो इसको। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लूकोज का, यहाँ पे देखो ये ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हुआ और यहाँ पे ATP खर्च हुई है, मतलब यहाँ पे ATP टूटी है। ठीक है, अब ATP टूटी है ना, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में चेंज हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो यहाँ पे देखो बेटे याद रखना ये सेकंड स्टेप में रिवर्सिबल रिएक्शन हुई है ना। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में चेंज हुआ तो यहाँ पे भी ATP खर्च हुई है, ATP टूटी है, तो ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो बेटा याद रखना कि ATP कहाँ पे खर्च हुई, एक तो पहले स्टेप में, एक तीसरे स्टेप में। याद रखना पहले और तीसरे स्टेप में ATP खर्च हुई और जब ATP खर्च होती है तो उस फेस को एक्टिवेशन फेस या फिर एनर्जी कंज्यूमिंग फेस बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड था। अब ये 3 कार्बन में टूटा, इसको बोलते हैं ढप, DHAP ढप, यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और इसको बोलते हैं पागल। तो ये 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के। अब ये देखो कि ये जो है ना 2 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की, ठीक है, यहाँ से बना बाई फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक फास्फोस ऐड होगा तो H3PO4 ऐड होगा, जिससे यहाँ पे बाई फास्फोग्लिसरेट यानी कि 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे एक फास्फोस ऐड हुआ, इसलिए 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बना 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। ठीक है,
और बेटा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ना ये रिएक्शन हुई किस एंजाइम की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हुई है आपकी ये रिएक्शन हुई है आपकी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। तो डिहाइड्रोजनेज का हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो NAD ने एक्सेप्ट किया और जिससे NAD की रिडक्शन हुई और NADH बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट है 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट जो है वो किस में चेंज हुआ, 3 फास्फोग्लिसरेट में। 1,3 किस में चेंज हुआ, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट किस में चेंज हुआ, 3 फास्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल बने 3 फास्फोग्लिसरेट के, 2 मॉलिक्यूल बने 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट के, 2 मॉलिक्यूल बने 3 फास्फोग्लिसरेट के, ठीक है ना। तो फर्स्ट थर्ड जो है वो रिएक्शन जो है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है ये भी जब 1,3 से 3 फास्फोग्लिसरेट बने तो ये भी कौन सी थी, ये भी ये भी कैसी थी, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। बेटा याद रखना 1, 3 और 5 वो इरिवर्सिबल होगा ना स्टेप, बाकी सभी रिवर्सिबल हैं, ठीक है। अब 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बना और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ। अब 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट बना, 2 फास्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बना और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से 2 पाइरूविक एसिड बना। याद रखना 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बना तब ATP बनाए और 2 फास्फोइनोल पाइरूवेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोइनोल पाइरूवेट से 2 पाइरूविक एसिड बने तब ATP बना, ठीक है ना। याद रखना बच्चे। तो बेटा आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी ये आपको पता है 2 मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के बने। अब इसका भाग्य डिपेंड करता है सेल की नीड पे या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस या अब्सेंस पे। आपको पता है कि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ और 2 पाइरूविक एसिड बना और इसमें 10 स्टेप हुए थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो जब ग्लूकोज 2 पाइरूविक एसिड में चेंज हुआ तो 2 NADH और 2 ATP जो है 2 NADH और 2 ATP की हमें ज़रूरत पड़ी ये करवाने के लिए और इसमें जो है वो 2 ATP खर्च भी हुई है, ठीक है। अब जब 2 पाइरूविक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे उसे एरोबिक बोलते हैं और जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में रिएक्ट करे तो उसको एनेरोबिक बोलते हैं। एरोबिक में आपको पता है लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब्स साइकिल जिसे TCA साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तो जब पाइरूविक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिंक रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल होता है। तो आइए देखें। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन क्या होती है। तो मैंने बोला था पाइरूविक एसिड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो लिंक रिएक्शन होती है। तो पाइरूविक एसिड जो है 3 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, कोएंजाइम A ऐड हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब आपको देखना बेटा यहाँ पे NADH बन रहा है, जहाँ पे आपको NADH दिख जाए ना वहाँ पे NADH का या FADH का फॉर्मेशन दिख जाए ना वहाँ पे ना डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। तो यहाँ पे पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो NAD एक्सेप्ट करेगा और NADH और H पॉजिटिव बनाएगा। कोएंजाइम A ऐड हुआ तो पाइरूविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज हो गई। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना। तो बेटा अब यहाँ पे ना NADH यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से जब ATP NADH और FADH से इनडायरेक्ट वे में बने तो उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब बेटा याद रखना जहाँ पे आपको NADH FADH दिख जाए ना वहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। तो ये हो गई आपकी लिंक रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि हमें क्रब साइकिल के लिए क्या क्या सबस्ट्रेट चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आपको पता है कि जब दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड बनता है ना तो आपको 2 बार लिंक 2 टर्न लिंक रिएक्शन करवानी पड़ती है। 2 टर्न डिकार्बोक्सिलेशन, 2 टर्न डिहाइड्रोजनेशन, 2 टाइम्स NADH बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड करवानी पड़ती है। अब याद रखना ये जो क्रेब्स साइकिल है ना ये कहाँ पे चलता है, तो ये सॉरी बेटा ये जो आपका ये है ना क्या बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ये यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और प्रोकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं।
क्रब साइकिल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हैंस क्रब ने की थी फ्लाइट मसल सेल ऑफ पिजन में। क्रब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसको सिट्रिक एसिड बनता है 6 कार्बन का। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इस TCA साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो है वो 3COH ग्रुप होते हैं। ये कहाँ पे होती है क्रब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और याद रखना बेटा ग्लाइकोलाइसिस होती है यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये देखो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में 2 ट्राई, तो ये हुई ग्लाइकोलाइसिस होती है यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और क्रब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये देखो 2 पायरुविक यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और लिंक रिएक्शन और 2 पायरुविक चेंज हो रहे हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में, ये लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है ना। अब ये जो है 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, अब ये क्रब साइकिल में एंटर करते हैं तो ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्रब साइकिल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ आपका लिंक रिएक्शन, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज हुआ तो यहाँ पे कोएंजाइम A ऐड हुआ, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, यहाँ पे NADH बन रहा है, तो ये रिएक्शन जो है और ये रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है कि हाइड्रोजन का रिमूवल होना। हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन NAD ने एक्सेप्ट किया और NADH बना। क्लियर हो गई। तो ये तो हमारी थी लिंक रिएक्शन। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है। और आपको पता है कि ये लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ना, ये क्या करेगा, ये जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है ना, ये एक्सेप्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम को। ऑक्सैलो, ये देखो बेटा, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है। जब ये 2 कार्बन का और 4 कार्बन का आपस में रिएक्ट करेंगे तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसे सिट्रिक एसिड बोलते हैं, इसलिए तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये TCA, अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि TCA साइकिल का एक्सेप्टर कौन है, तो कौन है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। अब यहाँ पे होगी कंडेंसेशन रिएक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देखो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, जब एसिटाइल कोएंजाइम A को ऑक्सैलोएसिटिक ने एक्सेप्ट किया तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना। तो इसमें जब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड सिट्रिक एसिड बना तो वाटर का एडिशन हुआ, कोएंजाइम A का रिमूवल हुआ, तो सिट्रिक एसिड बना ना। अब सिट्रिक एसिड से बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है और ये रिएक्शन होगी सिस एकोनिटिक एसिड बना ना, तो ये रिएक्शन होगी सिस एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और यहाँ पे हुआ वाटर का रिमूवल। अब सिस एकोनिटिक एसिड जो है 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये चेंज होगा आइसोसिट्रिक एसिड में। पहले सिट्रिक एसिड बना, फिर सिस एकोनिटिक बना, फिर बना आइसोसिट्रिक एसिड। अब आइसोसिट्रिक एसिड जो है इसमें ये आइसोसिट्रिक एसिड, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे NADH बन रहा है ना, तो NADH बन रहा है तो फिर आपको पता है कि NADH तभी बनता है, FADH और NADH तभी बनता है डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। तो डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन NAD ने एक्सेप्ट किया और NADH बना। बेटा हर चीज़ में लॉजिक है, ठीक है। तो देखो, अब मैंने बोला कि सिट्रिक बना, सिट्रिक के बाद सिस एकोनिटिक बना, सिस एकोनिटिक के बाद आइसोसिट्रिक बना, आइसोसिट्रिक के बाद ऑक्सैलोसिक्सेनिक बना। अब ये ऑक्सैलोसिक्सेनिक जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये किस में चेंज होगा, 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज होगा जिसको अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बोलते हैं। यानी कि यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन होगा। जब भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है तब ये जो है 6 कार्बन वाला कंपाउंड रिड्यूस होकर 5 कार्बन वाला बन गया, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में भी फिर अब ये रिड्यूस होगा कंपाउंड तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा और कोएंजाइम में ऐड हो जाएगा। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A में चेंज हो गया और बेटा आपको पता है कि ये भी यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और ये यहाँ पे ना NADH बन रहा है, NADH बन रहा है, तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होगा, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम, तो इसलिए यहाँ पे NAD ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और NADH बना, ठीक है। तो ये था सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ये सक्सेनिक एसिड में चेंज होगा और ये सक्सेनिक एसिड भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ATP का फार्मेशन हुआ इनडायरेक्ट वे में, और जब ATP का फार्मेशन जो है इनडायरेक्ट वे में होता है तो उस फॉस्फोरिलेशन को क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जीडीपी जो है वो फास्फोस लेके जीडीपी में चेंज हुआ, तो इनडायरेक्ट वे में एटीपी का फार्मेशन हुआ। और यहाँ पे अब फार्मेशन हो रहा है ना, तो सक्सेसिव काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है ना, अब आगे जो है सक्सेनिक एसिड जो होगा फ्यूमेरिक में चेंज होगा। ठीक है, पहले सक्सेनाइल कोएंजाइम में, फिर सक्सेनिक एसिड, अब सक्सेनिक एसिड जो है वो फ्यूमेरिक में चेंज होगा। तो जब ये फ्यूमेरिक में चेंज होगा तो एफ का रिडक्शन, अब देखो बेटा यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपको पता है हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एफ ने, और एफ का रिडक्शन हुआ और FADH2 बन गया। अब यहाँ भी इनडायरेक्ट वे से ATP बना। ठीक है ना, ठीक है। अब ये फ्यूमेरिक जो है फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में चेंज हुआ, जो कि 4 वर्ग कार्बन का कंपाउंड है। फ्यूमेरिक किस में चेंज हुआ, मैलिक एसिड में चेंज हुआ। ठीक है, अब मैलिक एसिड जो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस, अब आपको पता है डिहाइड्रोजिनेज आ गया तो यहाँ पे NADH बनेगा, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, NAD ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, NAD का हुआ रिडक्शन और बना NADH। ठीक है, तो यहाँ पे मैलिक एसिड ऑक्सैलोएस्टिक में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्रब साइकिल चलता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको पता है कि क्रब साइकिल जो है इसकी साइड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। अब दो पायरुविक एसिड जो है, दो पायरुविक एसिड जो है वो मतलब कि दो एस्टाइल कोएंजाइम में चलते हैं और क्रब साइकिल होता है ना, तो ये एंटर करते हैं। तो इस दौरान आपको बेटा देखो कि इस दौरान जो है इस दौरान जो है आपको पहले देखो, जब 1 पायरुविक एसिड था तो आपको पता है 1 पायरुविक एसिड जो था ना, तो इसमें देखो आपको 3 बार ना डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगी। 3 बार आपको डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगी। अब कहाँ कहाँ देखने को मिली, अभी यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हुई। एक बार ये 2 3 बार डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगी और एक बार ये। ठीक है, तो 3 बार आपको डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिली। अब 4 NADH बने हैं यहाँ पे, तो एक ये और एक आपको NADH मिला, ये 2, एक NADH ये 3 और एक NADH ये, तो 4 NADH आपको देखने को मिले। तो याद रखना बेटा ये दिमाग में कि फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में वन मतलब या फिर 1 टर्न ऑफ क्रब साइकिल में 3 NADH, सॉरी बेटा नहीं, जब ना एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रब साइकिल में एंटर करता है तो 3 NADH बनते हैं। ठीक है, लेकिन और जब एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से यहाँ तक तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होती है और 3 बार NADH बनता है। लेकिन जब 1 पायरुविक एसिड से मतलब क्रब साइकिल होते हैं तो 3 बार डीकार्बोक्सिलेशन होती है, क्योंकि एक बार डीकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन में भी हुई थी। फिर यहाँ पे 3 तो फिर 4 NADH बनते हैं। ठीक है, एक FADH2 बनता है। ठीक है, एक FADH2 बनता है, एक ATP बनता है और एक बार वाटर ऐड होता है। ठीक है ना, तो लेकिन जब 2 बार 2 पायरुविक एसिड से ही 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, आपको पता है। तो 2 पायरुविक एसिड से ही जब 2 बार क्रब साइकिल चलता है, तभी जब 2 पायरुविक एसिड क्रब साइकिल में एंटर होता है तो 2 टर्न क्रब साइकिल चलते हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 8, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 4 ज़ा 8 NADH बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं, 2 ATP बनता है और 2 बार वाटर ऐड होता है। समझ आ गया, तो याद रखना कि क्या क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बेटा देखो, ये ग्लूकोज की हुई ग्लाइकोलाइसिस, आपको मैंने बताया। फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ तो लिंक रिएक्शन हुई। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में क्रब साइकिल ए में एंटर करता है। ठीक है, तो क्रब साइकिल में एंटर करने के दौरान जो है आपको पता है कि कितने, जब 2 पायरुविक एसिड ऐसे क्रब साइकिल में एंटर करता है तो आपको पता है कि 8 NADH बनते हैं, 8 NADH बनते हैं। फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, 2 बार FADH2, 2 बार ATP। ठीक है, 2 बार वाटर ऐड हुआ है।
अब बेटा जो भी ना हमने पढ़ा, मैं आपको ना एक समरी, एक छोटी सी मैंने ना माइंड मैप बनाया है जिससे आपको चीज़ें आप अंडरस्टैंड करोगे। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ी थी ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना था। 10 स्टेप थे ना इसमें। तो जब ग्लाइकोलाइसिस में ना 4 एटीपी जो थे वो यूज़ हुए थे, जिसमें 2 खर्च किए थे हमने और 2 जो है वो 2 एटीपी की ज़रूरत पड़ी थी। तो मतलब आपने सीधा ये याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बनते हैं और 2 एनएडीएच बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, 2 एटीपी बनते हैं और 2 एनएडीएच बनते हैं, ठीक है ना। अब फिर लिंक रिएक्शन हुई, तो लिंक रिएक्शन जो है 2 पायरुविक एसिड जो है वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ। तो लिंक रिएक्शन में जो है वो 2 एनएडीएच बनते हैं और 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन हुई, ठीक है ना। तो 2 एटीपी 2 एनएडीएच, लिंक रिएक्शन में 2 एनएडीएच और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। अब क्रब साइकिल जब हुआ, तो क्रब साइकिल में जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में क्रब साइकिल में एंटर हुए तो क्या बना, तो क्रब में जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, तो क्रब में 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 एनएडीएच, 2 एफएडीएच और 2 जीटीपी यानी कि 2 एटीपी बने, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्रब साइकिल में जो है 2 एसिटाइल एंजाइम में क्रब साइकिल में एंटर हुए ना, तो क्या बना, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 बार डी कार्बोक्सिलेशन हुई, 6 एनएडीएच बने, 2 एफएडीएच बने, 2 जीटीपी से एटीपी बना, जो है ना। तो याद रखना, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 बार डी कार्बोक्सिलेशन हुई, 6 एनएडीएच, 2 एफएडीएच, 2 जीटीपी यानी कि एटीपी, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब बेटा ये जो आपको एनएडी है, आपको ना ग्लाइकोलाइसिस से लिंक रिएक्शन से या फिर क्रब साइकिल से जो आपको एनएडीएच मिला, जो आपको एफएडीएच मिला या एटीपी मिला, है ना, नहीं, ग्लाइकोलाइसिस से जो आपको एनएडीएच और एफएडीएच मिला ना, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रब साइकिल में आपको जो एनएडीएच और एफएडीएच मिला ना, इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज, और वो इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर में, और इसी को बोलते हैं ईटीएस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईटीएस के बारे में। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, पहले मैं इसको इजी करूँगी। तो पहले हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ईटीएस में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का हम यूज़ करेंगे। ईटीएस में पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है एफएमएन, दूसरा है आयरन सल्फर, तीसरा है साइटोक्रोम, और ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को कैरियर की टाइप है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, B C1CA3, साइटोक्रोम बी में B C1CA3, ठीक है। तो एफएमएन, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम बी की टाइप्स है साइटोक्रोम B C1CA3, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबी क्वाइनिन जो है वो कोएंजाइम ऑफ क्यू है, और ये यूबी क्वाइनिन जो है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन यानी कि क्रिस्टे में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब कुछ कम्प्लेक्स है, 5 कम्प्लेक्स हैं जो कि हम ईटीएस में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजनेज। NADH डिहाइड्रोजनेज में कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, एफएमएन और आयरन सल्फर। कम्प्लेक्स 2 है हमारा FADH। पहला कम्प्लेक्स कौन सा हमारा, NADH डिहाइड्रोजनेज। दूसरा कम्प्लेक्स है हमारा FADH2 डिहाइड्रोजनेज, जिसको सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं। और FADH2 डिहाइड्रोजनेज यानी कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज में आयरन सल्फर प्रेजेंट होता है, याद रखना। FADH2 डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स या फिर सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स में आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। कम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स और साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स। इसको साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स को साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी बोलते हैं। अब इस साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स या साइटोक्रोम C रिडक्टेज में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम B C1 आयरन सल्फर। कम्प्लेक्स 4 है जिसमें साइटोक्रोम A और A3 इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। कम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A
A3 इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और इस इलेक्ट्रॉन कैरियर को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोलते हैं। कम्प्लेक्स 3 का जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसे साइटोक्रोम सी रिडक्टेज बोलते हैं। कम्प्लेक्स 4 का इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसमें जो है कम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम A3 में कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं? साइटोक्रोम A होता है, साइटोक्रोम A3 होता है, 2 कॉपर एटम होते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज जो है इसमें F0 और F1 मशीनरी होती है और ये जो मशीनरी है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है, यानी कि इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगी और इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आगे है, आपको पता है बेटा एक बात और, आपको जो ये यूबीक्वाइनन है ना और साइटोक्रोम सी है, यूबीक्वाइनन और साइटोक्रोम जो सी है याद रखना ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। बाकी इलेक्ट्रॉन कैरियर ना फिक्स रहेंगे, लेकिन जो आपका यूबीक्वाइनन और साइटोक्रोम सी है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये किसी भी कम्प्लेक्स में आपको दिखेगा नहीं, ये मूवमेंट करता रहेगा। ये किसी भी साइटोक्रोम सी और यूबीक्वाइनन जो है ये किसी भी कम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। इफ़ दीज आर पार्ट ऑफ, अगर ये किसी भी कम्प्लेक्स का पार्ट होगा ना तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किसी भी कम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा ना ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप अंडरस्टैंड करो। ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी हैं और इन्हीं इनर मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। 5th इलेक्ट्रॉन कैरियर में ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिर्फ इन 4 कम्प्लेक्स में मूव करता है। 5वें कम्प्लेक्स में मशीनरी होती है F0 F1 और वहाँ से ही ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है और इनडायरेक्ट वे से ATP बनता है। सेम टू सेम है यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये अंदर वाला स्पेस आउटर, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको आइडिया दूँ कि यहाँ पे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि आपको लिंक रिएक्शन से या फिर ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रब साइकिल से जो NADH और FADH मिला ना वो उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा ना वो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्रब साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा ETS में, जो कि ETS जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है ना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में सब कुछ हो रहा है। तो ये 5 कम्प्लेक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। पहला कम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गया पहले फर्स्ट कम्प्लेक्स में, अब फर्स्ट कम्प्लेक्स से ये सेकंड कम्प्लेक्स में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, थर्ड कम्प्लेक्स में जाएगा, फिर फोर्थ कम्प्लेक्स में जाएगा इलेक्ट्रॉन। और बेटा देखो जैसे पहले फर्स्ट कम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन गया ना तो यहाँ से ल्यूमन से, जो ल्यूमन में प्रोटॉन ज़्यादा थे तो ल्यूमन से प्रोटॉन पंप हुआ माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की ओर। फिर इलेक्ट्रॉन गया तीसरे कम्प्लेक्स में, तो जैसे इलेक्ट्रॉन तीसरे कम्प्लेक्स में गया तो ल्यूमन से प्रोटॉन पंप होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर चौथे कम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रॉन गया, फिर जो है वो प्रोटॉन जो है वो पंप होगा यहाँ फोर्थ कम्प्लेक्स से यहाँ मैट्रिक्स की ओर ल्यूमन से। अब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा जैसे ही 5th कम्प्लेक्स में जाएगा तो वहाँ पे ATP सिंथेटेज एंजाइम होगा और वहाँ पे जो है वो ATP सिंथेटेज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे वो होगा ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो pH की वैल्यू कम है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटॉन कम है तो यहाँ पे pH की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको देखने को मिल रहा है, pH ग्रेडियंट मिल रहा है। अब यहाँ पे प्लस ज़्यादा होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी देखने को मिल रहा है। इन तीनों ग्रेडियंट से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हुई और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो ब्रेक डाउन करेगी ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट टूटेगा तो प्रोटॉन जो है F0 F1 से जो है वो F0 F1 चैनल से पास थ्रू करेंगे और जिससे ATP सिंथेटेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और वो ATP का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज़्यादा है तो pH कम है जिससे एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम है तो
पीएच ज़्यादा है तो बेसिक एनवायरनमेंट बेसिक पीएच होगा। अब बेटा जो आपको ना कम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर ना दिख रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर ना फिक्स है, वो मूव नहीं करेंगी। मैंने आपको बताया था ना यूवी क्वाइनिन और साइटोक्रोम सी जो है वो वही एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये है कम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज। अब डिहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी कि हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन करेगा NAD एक्सेप्ट, तो बनेगा NADH। अब नहीं सॉरी बेटा, तो डिहाइड्रोजनेज से क्या हुआ, NADH डिहाइड्रोजनेज से क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कम्प्लेक्स 1 में। तो कम्प्लेक्स 1 में कौन कौन से कैरियर होते हैं, FMN और आयरन सल्फर। इलेक्ट्रॉन जाएगा FMN के पास, फिर जाएगा FMN मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड NADH डिहाइड्रोजनेज इसको बोलते हैं। अब FMN से इलेक्ट्रॉन जाएगा आयरन सल्फर में। जब कम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे हुआ प्रोटॉन पंप, मतलब ल्यूमन से मैट्रिक्स में प्रोटॉन का, माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमन से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रोटॉन का पंप होगा। अब आगे इलेक्ट्रॉन गया यूबी क्वाइनिन के पास, ठीक है ना। यूबी क्वाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब बेटा देखो यूबी क्वाइनिन से इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा कम्प्लेक्स 3 में, कम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएगा। तो कम्प्लेक्स 3 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम सी। तो पता चल गया, पहले FMN में, फिर आयरन सल्फर में, साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम सी। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर साइटोक्रोम सी। और बेटा ये देखो यूबी क्वाइनिन कहाँ पे है, कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 के बीच में। और आपका साइटोक्रोम सी जो है वो कम्प्लेक्स 2 और कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4 के बीच में, ठीक है। ये सब 1 3 4 5 कैरियर जो कम्प्लेक्स हैं वो मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस है ना, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वहाँ पे जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है ना। और जो आपका कम्प्लेक्स 2 है ना वो इनर मेम्ब्रेन में है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी से जाएगा कम्प्लेक्स 4 में। तो कम्प्लेक्स 4 में आपको दो कॉपर एटम देखने को मिले, कॉपर A कॉपर B और साइटोक्रोम A साइटोक्रोम 3। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले कॉपर A के पास, फिर साइटोक्रोम A के पास, फिर साइटोक्रोम A3 के पास, फिर कॉपर B के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो आएगा ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन को हुआ रिडक्शन तो बनेगा वाटर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास आएगा और बाहर से फिर ना ऑक्सीजन के पास आएगा और वाटर बनेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया कम्प्लेक्स 4 के पास, तो यहाँ फिर प्रोटॉन पंप हुआ, ठीक है। यहाँ पे बेटा दो प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये कितने प्रोटॉन पंप हुए, 6 प्रोटॉन। अब ये जैसे ही ना अब वाटर बन गया ना, वाटर बन गया, ठीक है, वाटर बन गया। तो क्या होगा, अब जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन जो है F0 F1 के थ्रू जो है ना, दो प्रोटॉन जो F0 और F1 के थ्रू जो है वो कहाँ पे आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमन में आएंगे। दो प्रोटॉन आएंगे और एक ATP का फॉर्मेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ATP सिंथेसेज, ठीक है। अब यहाँ पे समझो। तो बेटा देखो, जब एक NADH की ऑक्सीडेशन हुई ना, एक NADH ऑक्सीडेशन करता है ना, एक NADH ऑक्सीडेशन करता है तो 6 प्रोटॉन पंप होते हैं मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। तो मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 6 प्रोटॉन पंप होते हैं। जब एक FADH की होती है, देखो बेटा ये देखो, ये नहीं मैंने आपको बताया। अब ये जो है, ये जो सेकंड कम्प्लेक्स है FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं आयरन सल्फर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास गया, फिर कम्प्लेक्स 2 से सीधा कम्प्लेक्स 3 में जाएगा, कम्प्लेक्स 4 में जाएगा, है ना। और फिर ऐसे ही वाटर का ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा तो वाटर बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ मैट्रिक्स से जो है वो आएंगे बाहर से, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वहाँ से प्रोटॉन पंप होगा F1 F1 के थ्रू, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन आएंगे और एक ATP को बना देंगे। तो देखो, एक NADH से कितने प्रोटॉन पंप हुए, एक NADH से 6 प्रोटॉन पंप हुए और एक FADH से 4 प्रोटॉन पंप हुए, ठीक है ना। अब आगे बोलते हैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 2 प्रोटॉन एक साथ इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से
मैट्रिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ना 2 प्रोटॉन जो है इस स्पेस से ना मैट्रिक्स में आ रहे हैं, तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो मैट्रिक्स से कहाँ पे आ रहे हैं, इस स्पेस से ना मैट्रिक्स में आ रहे हैं, इस स्पेस से मैट्रिक्स में आ रहे हैं, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा याद रखना, 2 प्रोटॉन एक एटीपी बनाते हैं, 6 प्रोटॉन 3 एटीपी बनाते हैं। याद रखना 2 प्रोटॉन जो है वो एक एटीपी बनाते हैं और 6 प्रोटॉन जो है वो 3 एटीपी बनाते हैं, ठीक है ना। और एक NADH 3 एटीपी बनाता है और एक FADH जो है वो 2 एटीपी बनाता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये कैसे, एक NADH 3 एटीपी बनाता है, क्योंकि देखो बेटा एक NADH 3 एटीपी कैसे बनाता है, क्योंकि एक NADH में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन 3 एटीपी बनाते हैं। एक FADH में जो है वो 4 प्रोटॉन होते हैं, तो देखो 4 प्रोटॉन होते हैं ना एक FADH में, मैंने आपको बताया था। तो 2 प्रोटॉन एक एटीपी बनाते हैं, 2 प्रोटॉन एक एटीपी, तो एक FADH 2 एटीपी बनाता है। तो ये है रीज़न बेटा कि NADH जो है 3 एटीपी कैसे बनाता है और FADH जो है वो 2 एटीपी कैसे बनाता है। तो यहाँ पे एटीपी जो है इनडायरेक्ट मेथड से बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। बेटा हमारी NCERT में ये ना थोड़ा इसमें ना कुछ गलत है, मतलब कि जैसे अगर हम इसको पढ़ें तो डाटा और निकल के आता है, लेकिन हमारी NCERT में ये लिखा है कि एक NADH 3 एटीपी बनाता है, एक FADH 2 एटीपी बनाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कीमोऑस्मोसिस। तो पीटर मिस्चर ने ये मैकेनिज़्म दिया था एटीपी फार्मेशन का। बेटा आपको पता है कि एटीपी फार्मेशन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बन रही है, तो जहाँ पे एटीपी फार्मेशन डायरेक्टली ना हो तो वो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो आपने देखा कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हुई पीएच ग्रेडियंट से, प्रोटॉन ग्रेडियंट से और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से। एटीपी का फार्मेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एटीपी का फार्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ, जिसे कहते हैं फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अब बेटा हमने देखा कि F0 कम्प्लेक्स 1-5 में देखा हमने कि F0 देखा, तो F0 जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। और ये जो एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है ताकि जो है प्रोटॉन का डिफ्यूजन जो है ये जो माइटोकॉन्ड्रियल का स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेस है, यहाँ से मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की ओर ये बेटा ल्यूमन है, सॉरी ये ल्यूमन था, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ल्यूमन में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा था ना, तो मैट्रिक्स में कम था। तो बेटा आप देखो अब मैट्रिक्स में जो है वो इस F0 F1 चैनल से जो है वो प्रोटॉन गए मैट्रिक्स में। आपको पता है F1 जो वो हेड वाला पार्ट है, ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है, प्रोट्रूड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। F1 जो है वो प्रोट्रूड आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो F1 जो है वो प्रोट्रूड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अब इस F1 हेड में जो है वो इंजाइम होगा ATP सिंथेटिक इंजाइम, ठीक है ना, याद रखना। तो ये बेटा याद रखना, मैं थोड़ा बता देती हूँ, मैं ना आपको ना पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी। ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये सेंटर में मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये देखो ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पे 5 कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। यूबीक्वाइनिन जो होगा कम्प्लेक्स 1-2 के बीच है, और साइटोक्रोम C जो है वो 2-3 के बीच में है ना, 2-3 कम्प्लेक्स के बीच में। अब ये देखो ये इस स्पेस में ये ETS हो रही है, ठीक है। साइटोक्रोम C आपको पता है कि ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में प्रेजेंट है साइटोक्रोम C, ठीक है। और साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा बेटा मैं अब आपको माइंड मैप सेट कर देती हूँ कैसे कैसे क्या हुआ। अब देखो ये है ग्लाइकोलाइसिस, ये बेटा देखो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे थे, साइटोप्लाज्म में आती है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुई, यूकैरियोटिक के ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, हमें 2 ATP मिले और दो ATP गेन हुए, है ना, 2 ATP गेन हुए। अब ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP और 2 NADH मिले थे। ये NADH जो है, ये NADH कहाँ पे गए, ETS के पास गए। अब ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड जब एंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ, तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। यहाँ से भी एक NADH मिला, एक NADH ग्लाइकोलाइसिस से मिला, एक NADH हमें लिंक रिएक्शन से मिला,
फिर अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्रब साइकिल में एंटर हुआ, तो यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिल, बेटा लिंक रिएक्शन में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है और क्रब साइकिल में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब क्रब साइकिल से हमें 2 ATP मिले, है ना, क्रब साइकिल से हमें NADH मिला, FADH2 मिला, ठीक है ना। अब ये NADH और FADH का ना, ये जो हमें लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल से NADH मिला या FADH मिला, इनका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा, इनको तोड़ा जाएगा और इनसे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ETS में जाएगा, और ये थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो ETS में मूव करेगा, और जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, हमें जो है 32 से 34 ATP हम गेन करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, एक ग्लूकोज से हमें 36 से 38 ATP एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा है इसमें, क्रब साइकिल में ETS में ऑक्सीजन। तो बेटा देखो, कम्प्लेक्स 5 जो है ना, वो कंसर्न विद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में नंबर ऑफ ATP कितने हैं, 2 ATP। अब बेटा हम ना ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो है, इससे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, जब ग्लाइकोलाइसिस का एक टर्न हुआ था तो हमें 2 ATP मिले थे, ठीक है, 2 ATP मिले थे, 2 NADH मिले थे, ठीक है ना, 2 ATP मिले थे, 2 NADH। अब 2 ATP का फार्मेशन हुआ था डायरेक्ट वे से, तो इसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बोलते हैं। 2 NADH यानी कि 2 NADH, एक NADH में 3 ATP होते हैं, तो 2 NADH में 6 ATP होंगे। तो यहाँ पे ATP में इनडायरेक्ट मेथड से मिला, तो इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ कि ग्लाइकोलाइसिस में आपको नेट ATP कितना मिला। तो देखो बेटा, 2 ATP है और 2 NADH है, ठीक है ना। तो इसका आप देख लो कि एक NADH में 3 ATP होते हैं, तो 3 दूना 6, 6 2 8, तो 8 ATP मिले हैं ग्लाइकोलाइसिस से। लिंक रिएक्शन के 2 टर्न से हमें 0 ATP। लिंक रिएक्शन से ना हमें ATP जो है वो डायरेक्ट नहीं मिला था, इनडायरेक्ट मिला था। तो लिंक रिएक्शन से हमें ना NADH से ATP मिला। तो लिंक रिएक्शन में जो है वो 2 NADH थे। लिंक रिएक्शन से हमें कितने NADH मिले थे, क्योंकि लिंक रिएक्शन जो है तो इससे हमें मिले थे 2 NADH मिले थे, तो 2 NADH में 6 ATP। तो लिंक रिएक्शन में हमें 6 ATP मिले थे। ग्लाइकोलाइसिस में नेट ATP थे 8 और लिंक रिएक्शन में थे नेट ATP 6। अब क्रब साइकिल जो है, 2 टर्न्स क्रब साइकिल से हमें जो है वो 2 ATP मिले थे, 6 NADH मिले थे, 2 FADH मिले थे। याद रखना स्मरणिता कि आपको क्रब साइकिल से आपको 2 ATP मिले थे, 2 ATP मिले थे, 2 ATP मिले थे, 6 NADH और 2 FADH, 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH। अब 6 NADH का मतलब होता है 6 तियाँ 18, तो 18 ATP, और 2 FADH का मतलब होता है कि 2 दूना 4, तो 4 ATP, यानी कि हमें 18 4 22, तो 22 2 24 ATP मिले। तो याद रखना कि क्रब साइकिल 2 टर्न क्रब साइकिल से हमें कितने ATP मिले थे, 24। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रब साइकिल से हमें जो है कितने ATP मिले, तो जब हमने इनको ऐड किया तो 38 ATP मिले। अब बेटा जो ATP गेन हुआ ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो वो इसमें हमें 38 या फिर 36 ATP, तो आपका ये है, या तो 38 होगा या 6 होगा। अब बेटा ये जो है ना क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको 38 या फिर 36 ATP मिले, और ये जो है डिपेंड करता है शटल के ऊपर, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में शटल भी यूज़ हुए थे, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो ये साइटोप्लाज्म में हुई ग्लाइकोलाइसिस। अब इससे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपको 2 NADH मिले ना, 2 NADH और 2 ATP मिले। अब ये 2 NADH जो है ना, वो 2 NADH जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएंगे, तो ये इनको कौन लेके जाएगा, तो मलेट एस्पार्टेट शटल लेके जाएगा, ठीक है। तो इन 2 NADH को, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर जो FADH है, ठीक है, तो इनको कौन लेके जाएगा, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल 2 लेके जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हम पहले समझ लेते हैं। तो बेटा शटल ऑपरेट होते हैं यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में कभी भी शटल नहीं बनता है,
ठीक है ना। प्रोकैरियोट में शटल नहीं बनता है, शटल जो है वो यूकैरियोट में बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म, तो प्रोकैरियोटिक में ना ग्लाइकोलाइसिस भी, लिंक रिएक्शन, आपको पता है प्रो यूकैरियोटिक में ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है और लिंक रिएक्शन और क्रेब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये तीनों साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म में होती हैं। ओके, यानी कि लिंक रिएक्शन और क्रेब, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल जो है वो मेसोसोम में होती है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट में किसी भी तरह का शटल नहीं बनता है। ठीक है, एटीपी गेन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 होता है। ठीक है ना, एटीपी गेन। अब शटल सिस्टम पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक में बेटा 2 तरह के शटल होते हैं। ठीक है, 2 तरह के शटल कौन से? ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल और मलेट अस्पार्टेट शटल। ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल ये बेटा मसल्स में होता है और ब्रेन में होता है। इस शटल के दौरान 36 एटीपी गेन होते हैं। ठीक है ना, तो इस जो ग्लिसरॉल 3 आपको पता है प्रोकैरियोट में एटीपी गेन 38 होता है, और अगर यूकैरियोट में शटल होते हैं ना तो इस दौरान 36 एटीपी गेन होते हैं। ठीक है ना, तो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल के थ्रू जो है वो 36 एटीपी गेन होते हैं, और ये मसल ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल जो है वो मसल और ब्रेन में होता है। मलेट अस्पार्टेट शटल जो है ये हार्ट और किडनी में पाया जाता है। इसमें एटीपी का लॉस नहीं होता है, तो मलेट अस्पार्टेट शटल अगर यूज़ होगा तो एटीपी का लॉस नहीं होगा, तो एटीपी गेन 38 होगा। समझ आ गया? ठीक है, तो मलेट एस्पार्टेट शटल में किसी भी तरह का एटीपी का लॉस नहीं होगा। इसमें एटीपी का लॉस होगा, 2 एटीपी का लॉस होगा, जिससे 36 एटीपी बनेंगे, और इसमें नो लॉस ऑफ एटीपी। ठीक है, जिससे 38 एटीपी बनेंगे। तो याद रखना आपने। ठीक है, मलेट में जो है वो कोई एटीपी का लॉस नहीं होता। मलेट में एटीपी का लॉस नहीं होता तो 38 एटीपी, और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में एटीपी का लॉस होता है तो 36 एटीपी बनते हैं। और प्रोकैरियोट में आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी ही बनते हैं। ठीक है ना, तो बेटा ये जो ग्लाइकोलिटिक जो ये NADH है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स में डायरेक्टली एंटर नहीं करता है। इसकी मूवमेंट के लिए हमें शटल की यूज़ पड़ती है, तो जो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी एफिशिएंसी। तो जब एटीपी ना टूटता है ना ADP और PI में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फास्फोरस का रिमूवल हो रहा है, और जब एटीपी टूटता है तो इतनी किलो कैलोरी मोल एनर्जी जो है वो लॉस होती है, 8.1 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो एटीपी में कितनी एनर्जी होती है? एटीपी में 8.1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है एटीपी में। और तो देखो एक एटीपी में 8.1, ठीक है ना, एक एटीपी में 8.1, तो एक ग्लूकोज में कितनी होती है? तो देखो 38 को कर दो एक ग्लूकोज में, तो 30 एक एटीपी में 8. तो एक एटीपी में होती है 8.1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, और एक ग्लूकोज में कितनी होती है? तो 686 किलो कैलोरी पर मोल। याद रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एटीपी कितने होते हैं? 38 एटीपी। बेटा यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना टोटल एटीपी एरोबिक में 38 होते हैं ना। तो एनर्जी अब देख लो, एक एटीपी में होती है 8.1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एटीपी होते हैं 38, तो 38 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगी कि एक ग्लूकोज में कितनी एनर्जी होती है। ठीक है ना। अब इसकी एनर्जी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो 307 को ऊपर रखो, 686 जो एक ग्लूकोज की टोटल एनर्जी है उसको रखो नीचे, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी एफिशिएंसी मिल जाएगी जो कि 45% है। ठीक है, अगर एक एटीपी में 34 किलो जूल पर मोल एनर्जी हो तो टोटल एटीपी 38 मल्टीप्लाई किया 1292 किलो जूल पर मोल आ गया। अब इसकी एनर्जी एफिशिएंसी निकालो, ये 1292 है अपॉन, अब एक मोलिक्यूल ग्लूकोज में कितनी एनर्जी स्टोर है? तो 2870 है मान लो, तो 1292 ऊपर 2870 नीचे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो काट कूट के आपका आ जाएगा 45%। ठीक है ना।
तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे एम्फाब्लिज्म ऑफ क्रब साइकिल। तो एम्फाब्लिज्म ये बेटा एक रेस्पिरेटरी पाथवे है, यहाँ पे एम्फाब्लिज्म होता है। एम्फाब्लिज्म यानी कि क्रब साइकिल में कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस। तो ग्लूकोज किससे, तो 2 पायरुविक एसिड बने ग्लाइकोलाइसिस। अब ये 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने। तो कोएंजाइम ए जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम में किस में हेल्प करता है, ये फैटी एसिड और जिबरलिन को बनाता है। ठीक है, फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलोएस्टर के साथ रिएक्ट किए, ऑक्सैलोएस्टर ने इनको एक्सेप्ट किया और फिर ये क्रब साइकिल में एंटर हुए। तो क्रब साइकिल में तो ऑक्सैलोएस्टर क्या काम करता है, अल्कलॉइड और पिरिमिडीन बनाता है, अल्कलॉइड और पिरिमिडीन बनाता है।